बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। पूरी दुनिया की पल्स इस वक्त हिल चुकी है क्योंकि पूरी मईशत को इतना बड़ा धचका लग चुका है। ये जंग फैलती चली जा रही है, लेकिन आज बड़ी अजीब सूरत हाल हुई। जंग में मुंह ऐसा कम देखा जाता है, जाहिर है कि धमकियां दोनों तरफ से दी जाती हैं, लेकिन ऐसे लगा कि पहली दफा ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि जो किया इसराइल ने किया है। क्योंकि अगर ईरान की दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला इसराइल ने किया तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें पता ही नहीं था और ईरान को भी नहीं बताया गया इस बारे में। लेकिन अब अगर ईरान ने कतर पर बदले में हमला किया तो फिर मैं मैदान में आऊंगा। और वो कह रहे थे कतर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने कतर की गैस फील्ड पर एलएनजी और दुनिया की सबसे बड़ी ये फैसिलिटी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, उस पर हमला कर दिया और उसको नुकसान पहुंचा। अजीब सूरत हाल यह है कि दोनों तरफ मुस्लिम ममालिक ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। पूरी दुनिया में तवानाई का, गैस का बहरान सर उठा चुका है। अब हालत यह है कि खाने पीने की अशिया के हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। बहुत खौफनाक सूरत हाल है, मगर यहां कहीं ना कहीं ऐसी सोच जरूर नजर आ रही है कि शायद ट्रंप पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या मजबूरी है कि उनको पीछे नहीं हटने दिया जा रहा। उनके साबिक इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के चीफ जो केंट कह रहे हैं, उन्होंने आज एक इंटरव्यू में बात कही कि ऐसे लगता है कि ट्रंप की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे अमेरिकी एहलकार को हलाक किया गया जिसके अभी तक समझ नहीं आ रहे पीछे मुहर्रिकात क्या थे, हम वहां तक नहीं पहुंच सके। तो इस वक्त सूरत हाल ये नजर आ रही है कि शायद ट्रंप तो निकलना चाह रहे हैं जंग से, लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो उनको जंग से निकल नहीं दे रही। दबाव है कतर का, सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात का कि ये जंग खत्म करवाई जाए। ये हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। इसके साथ इसराइल की तरफ से उनके फौजी अफसर ने पहली दफा इतराफ किया कि हमारा आयरन डोम तमाम मिसाइल को रोक नहीं पा रहा। तो ईरान की सलाहियत कहा जा रहा था कम हो रही है और हमने उनके मिसाइल के जितने भी लॉन्चर्स थे वो तबाह कर दिए हैं, शायद 5-10 रह गए, अब ना हुर्मुज़ भी खुल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो सका। इसी हवाले से हम बात करेंगे। बतूल राजपूत ने मुझे ज्वाइन किया है, सुलेपाल भट्टी साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, वहीद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, वो भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। बतूल, ये तो ऐसे लगता है आज कि शायद कहीं ना कहीं कुछ है कि जैसे ट्रंप ने बड़ा तवील एक बयान जारी किया है ट्रुथ सोशल पर, जो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो सारी तफसील से बता रहे हैं कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। जबकि पहले खबर आई कि इसराइल ने अमेरिका की इजाजत से ईरान पर यह सबसे बड़ा अब तक का हमला किया है। गैस फील्ड है और दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड, और उस पर अब यह भी खबर आई है, अल जजीरा ये रिपोर्ट करा है कि अमेरिका इजाजत देने जा रहा है ईरान को कि अच्छा आप तेल सप्लाई कर लें। जो पाबंदियां वो हटाने जा रहा है क्योंकि तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अमेरिका ईरान को अब इजाजत देने जा रहा है। कुछ सोच सकता था? हमेशा अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनके। ये बहुत अहम मौजूद है जिसपे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और अभी ये जंग तकरीबन चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। और पिछले साल जब जून में जंग हुई थी तो 12 दिन के अंदर अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया था कि हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और अब हम इनकी मिलिट्री ब्रास और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसको निशाना बनाना था, हमारे टारगेट्स अचीव हो गए और हम ये जंग बंदी कर रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटैकिंग ईरान एनी मोर। तो रिसेंटली अमेरिका के एक डिफेंस अथॉरिटी ने ये कहा कि अगर अमेरिका एक सेफ एग्जिट चाहता है और मजीद बदनामी नहीं चाहता तो वो पिछले साल वाली स्ट्रैटेजी अपना सकता है, क्योंकि पिछले साल ईरान इतना एग्रेसिव नहीं था। इस साल ईरान इतना एग्रेसिव है कि जो सूरत हाल है अमेरिका के हाथ से गुजर चुकी है। 3-4 दिन के अंदर अंदर जब हमने ईरान का रिस्पॉन्स देखा था तो आपको याद है कि ट्रंप ने जो इंटरव्यूज भी दिए हैं और उसमें वो बहुत सिलेक्टिव जर्नलिस्ट के सवालात के जवाब दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक दफा कहा कि आप तो CNN के जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तो वो बहुत पिक एंड चूज करते हैं कि उन्होंने किसके सवाल का जवाब देना है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने जंग के बारे में कहना क्या है जी। और जो अमेरिका की अपनी आवाम है, उनका मीडिया है, उसका बड़ा पोर्शन, और उनका जो कांग्रेस है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका के पास कोई वजह ही नहीं थी जंग शुरू करने की। ये अमेरिका का अपना इनिशिएटिव ही नहीं था, और चूंकि अमेरिका के पास रीजन ही नहीं थी एग्जैक्टली चाहे वो कोई झूठा वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का नैरेटिव हो जैसे 2003 में इराक के साथ किया गया, या ये कहा हो कि ईरान अभी न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट के 5% करीब रह गया और उसके बाद पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर लग सकती है ईरान की वजह से। ये सारे झूठे बहाने चूंकि अमेरिका के अभी जस्टिफाइबल है ही नहीं, क्योंकि वो पहले ये सब आजमा चुका है कि अमेरिका ऐसा क्या करेगा कि तो बाकी पावर्स उसको रोक नहीं सकती। इस दफा अमेरिका के पास कोई वजह बची नहीं है, लेकिन चूंकि उनको बहुत अमेरिका के अंदर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है अवाम में, पॉलिटिशियंस में, उनकी ऑपोजिशन में, तो ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। ये बहुत अच्छा हो जाता
कि अगर अमेरिका ने अटैक किया और उसके विद इन आवर्स वो रियलाइज कर लेते या किसी की इंटरमीडिएशन या मीडिएशन को कंसिडर कर लेते, लेकिन अमेरिका ने इस दफा ये इसलिए नहीं किया बिकॉज इट इज नॉट द यूएस एट दिस वेरी मोमेंट, इट इज इजराइल। और आप ये देखिए उसामा, ठीक है हम एज ए जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम हमेशा हमारे जूइश के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे रिलीजन में क्लैरिटी है। ऐसे ही नहीं पाकिस्तान में इसराइल के आपके पासपोर्ट में इसराइल की ऑप्शन नहीं है। ये ऑर्थोडॉक्स या सुपरफिशियल होना नहीं है, सुपरस्टिशियस होना नहीं है, सॉरी। यहूद और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकते, यहूद और मुसलमान कभी एक बेहतर ताल्लुक में नहीं आ सकते, वो चाहे मुआशी हो मुआशरती हो। ये हमारा जो ब्रॉटअप है, जो हमारी तारीख है, वो हमें ये सिखाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान इस चीज को हमसे ज्यादा महसूस कर जाता है, तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अच्छी डिप्लोमेसी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना एग्रेसिव ईरान के पास भी जाने के लिए कोई ऑप्शन इसलिए नहीं थी कि ईरान के साथ अपफ्रंट होके तो कोई नहीं खड़ा हुआ। जितनी बाकी सपोर्ट आ रही है वो पीछे से सपोर्ट आ रही है। और तो ईरान इस दफा इनफैक्ट उसामा, 1-2 दिन पहले मेरे ईरान की डिप्लोमेटिक ऑफिशियल से मुलाकात भी हुई यहाँ पे लाहौर में, और उन्होंने ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। उसमें उन्होंने हमें ये कहा कि 2 दफा हमने अमेरिका को चांस दिया, टॉक्स की, उसके बाद अमेरिका पीछे हट गया। हम अमेरिका पे कभी एतबार नहीं करते थे, लेकिन हमने फिर भी चांस दिया। और ये कौन सा मुल्क करता है कि मुज़ाकरात के दरमियान अटैक कर दे। और उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर न्यूक्लियस बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें ऐसी पावर्स एक पुश कर रही है कि हम अपने डिफेंस के लिए करें। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की कि जंग शुरू तो अमेरिका ने किया, लेकिन खत्म हम करेंगे। तो आप देखिए, जो अमेरिका के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू डू। सही। अच्छा वहीद साहब, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि तुलसी गेबार्ड जो उनकी चीफ हैं कौमी इंटेलिजेंस की, डायरेक्टर कौमी इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने बयान में कहा कि यानी पाकिस्तान को भी उसी लाइन में रख दिया जिसमें ईरान, जनूबी कोरिया, बल्कि शिमाली कोरिया और रूस और चीन का जिक्र किया कि जी इनके पास ऐसे हथियार हैं, ये बना रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बर वक्त इसका जवाब दिया है कि ऐसा कोई मिसाइल प्रोग्राम नहीं है, हमारा सारा प्रोग्राम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए, अपने दिफा के लिए है, कोई जहराना अजाइम नहीं है। तो ये बयान वो क्यों दे रही है? तवज्जो हटाने के लिए, पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए इस तरह की गलत बयानी की जा रही है कि जी पाकिस्तान का ऐसा मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है कि अमेरिका को खतरा है उससे। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम मेरी तरफ से, आपके व्यूअर्स को भी। और ये जो ICBM की जो उसने बात की है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, नेचुरली पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, जैसे आपने उसका जिक्र भी किया है कि वो क्लियर देखें, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनफैक्ट वो इंडिया स्पेसिफिक है। हमारी जितनी भी मिलिट्री बिल्टअप है, जो कुछ भी है, वो भी डिफेंसिव है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा जो एक नैरेटिव है सिक्योरिटी का इस रीजन के अंदर, वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। व्हाटएवर वी आर डूइंग इन अफगानिस्तान, दैट इज फॉर द सेक ऑफ डिफेंस। हम किसी भी मुल्क को फतह नहीं करना चाहते, दिस इज वेरी सिंपल। तो आई थिंक वो जो खातून है, नेचुरली उनका जो इंडियन एक ओरिजिन है, उन्होंने एग्नी की बात ही नहीं की, जिसके जो रेंज है वो आई थिंक वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और उसका उसने जिक्र ही, इंडिया का वहां पे जिक्र ही नहीं किया गया। तो आई थिंक इन चीजों को, जाहिर है मीडिया जब जिन चीजों को वो कर लेता है, एंड दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ पॉइंट कि आप जो इस वक्त डिस्कशन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट पे आप भी बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया, उनका अपना मीडिया उनको क्रिटिसाइज कर रहा है बिकॉज ऑफ ये जो उन्होंने यानी बाय डिजाइन ब्लंडर किया है ईरान के ऊपर हमला करके, जब उनके अपने काउंटर टेररिज्म के जो चीफ हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ शाम के अंदर कुछ अर्सा कबल जो है वहां पे उसने अपनी जिंदगी खोई थी। तो ये सारी चीजें जो है वो उनके सामने है, बट आप ये जरूर समझना चाहिए जो अमेरिकन इंटेलिजेंसिया है, अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो कैपिटल हिल में बैठे हुए हैं या बाहर हैं, वो डेमोक्रेट्स की हैं, इवन रिपब्लिकन्स जो उनकी अपनी जमात है जिसके वो प्रेसिडेंट है मुंतखब हुए, उन सबको ये पता है कि ये बेसिकली नेतन्याहू का सारा ये ड्रामा रचाया हुआ है और वो उन्होंने उनको ड्रैग किया है
ये एप्स्टीन फाइल का जितना भी पिछले चंद हफ्तों के अंदर आपको ट्रम्प साहब जो हैं वो वीडियोस के अंदर दिखाई दे रहे हैं और बार बार उसको सोशल मीडिया पे जो लाया जा रहा था, दैट वाज ऑल। फिर देखें उनके अपने जो सन इन लॉ हैं कुशनर, वो टॉक्स के अंदर किस हैसियत से ईरान के साथ टॉक्स कर रहे थे। दूसरा जो बंदा है वो उनका एक बिल्डर है, बेसिकली वो यानी रियल एस्टेट टाइकून है, कोई डिप्लोमेट आपको ईरान के साथ मुज़ाकरात में नजर नहीं आया। सो इट वाज ऑल प्री प्लान्ड और ये सारे का सारा इजराइल ने ये किया था कि हमने ईरान को, देखें पहले उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को एलिमिनेट किया, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, फिर उसके बाद उन्होंने हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट किया, उसको न्यूट्रलाइज किया उन्होंने, गाजा में जो कुछ किया। तो ये एक पूरा एक पैटर्न के तहत इजराइल जो है इस रीजन के अंदर वो ईरान की जो एबिलिटी है, पिछले साल उन्होंने 13 दिन जंग की, उन्होंने कोशिश की कि उसकी एबिलिटी को कम किया जाए। अभी दोबारा से जो कुछ वो 7,000, तो वो खुद कहते हैं कि हमने हमले कर दिए हैं, जबकि ईरान भी ये कहता है कि 20,000 से ज्यादा जो साइट्स हैं, लोकेशंस हैं, जिसमें जाहिर मिलिट्री की भी हैं, आपकी डिफेंस की भी है, लेकिन सिविलियंस को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया। सो द पर्पस इज, देखें उनके जो 3 पर्पस थे कि हमने रिजीम चेंज करना है, हमने इनकी न्यूक्लियर को जो है जो एनरिचमेंट है यूरेनियम की उसको खत्म करना है, और इनकी जो एबिलिटी टू अटैक ऑन अदर कंट्री स्पेशली इजराइल जो है या उनकी जो इत्तेहादी हैं उसकी एबिलिटी को कम करना है। वो तीनों काम अभी तक वो प्रैक्टिकली नहीं कर सके। ईरान ने जिस तरह से लारेजानी की शहादत के बाद उन्होंने वहां पे किया, इजराइल के अंदर जो अटैक किया पिछले 24 घंटे के दौरान, तो वो एक सामने आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली देखें मुस्लिम कंट्रीज एक ट्रैप के अंदर इस वक्त आए हुए हैं। आपने देखा है कि मुस्लिम कंट्रीज की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो इस वक्त उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। पहले ईरान की उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, जो जजीरा है जहां से 90% उनका एक्सपोर्ट ऑयल होता है, ठीक है ना जी, उसके ऊपर अमेरिकन ने किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये जो इनका है अपना गैस का जो ब्रास जिसको कहते हैं, इसके ऊपर जो जुनूब ब्रास के ऊपर जो इन्होंने हमला किया, उसकी रिटेलिएशन में इन्होंने रास लुफान को कतर के अंदर कर दिया। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो मुसलमान ही इसके अंदर जो है वो टारगेट हो रहे हैं। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर को अप्रोच करके ईरान इस वक्त जो है उसको पता था कि इस रीजन के अंदर अमेरिकन की कमजोरियां या उनके जो इत्तेहादी यहाँ पे हैं उनकी कमजोरियां क्या क्या हैं, तो उसको वो अटैक कर रहे हैं। वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता। तो दिस इज व्हाट ईरान इज डूइंग। बट आई थिंक जो कुछ अपने मुल्क यानी पड़ोसी ममालिक के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, यूएई है, आई थिंक वॉर ने तो खत्म हो जाना है आज नहीं तो 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। आपने खुद कहा है कि नाउ ट्रम्प जो है वो सोच रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी दिन है, बिकॉज कल जो देखे ना मुस्लिम कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे, वो सारे का सारा प्रेशर वो ईरान की यानी मीडिया के ऊपर ईरान का नाम लिया जा रहा था, बिहाइंड द डोर जो है वो अमेरिकन के ऊपर इस वक्त प्रेशर है, अमेरिका के ऊपर। इस वॉर को अमेरिकन ने खत्म करना है, यही ईरान की एक स्ट्रैटेजी है कि इतना प्रेशर डाला जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से हो या एनर्जी के प्राइसेस को बढ़ाने से हो या इन ममालिक के अंदर जो है आप डिस्टेबलाइजेशन पैदा करें ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़े, अमेरिका जो है इस जंग को कॉल ऑफ कर दे। ये वो नजर भी आ रहा है ट्रंप की आज की ट्वीट से और उनके पोस्ट से, बल्कि ट्रुथ सोशल पर जो किया है। सुरेश इकबाल भट्टी साहब, आप तो माली मामला की बड़ा अच्छा समझते हैं। कहा जाता है जंग के पीछे कहीं ना कहीं मईशत का भी होता है मामला। अब आप क्या देख रहे हैं इस जंग की वजह से कहां तक चीजें चली गई हैं, कहां तक इसको बर्दाश्त किया जा सकेगा? जी सुहेल भाई। जी मेरा ख्याल है सुहेल इकबाल भट्टी साहब की शायद लाइन ड्रॉप हुई है। अच्छा बतूल, ये बताएं कि अभी ये खबर भी आई है कि ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा कि हम आबना हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगा देते हैं, यानी उनके ऊपर फीस रख देते हैं, जिससे सालाना कुछ 70-73 अरब डॉलर आ सकता है। तो पहले भी ट्रंप ने कहा कि जी जिसका जो जहाज है वो जाकर छुड़वाए, आए, साथ आए। कोई एक मुल्क भी नहीं आया, एक भी, चाहे वो जापान, फ्रांस, बर्तानिया, जितने मुल्कों के नाम ले लिया, कोई भी नहीं आया। तो इससे पहले उन्होंने कहा जी युआन में आप डील कर लें, हम जहाजों को गुजरने देंगे। तो एक तो जो ईरान अब तक जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर डाल चुका है, जो वहीद भाई ने बात की,
वो आपने हुर्मुज़ है और उसको खुलवाने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। कोई भी मुल्क डायरेक्टली इस जंग में पढ़ना नहीं चाहता, और जो भी ईरान से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, शुरू में आपको पता है कि सब कह रहे थे जी चाइना क्यों खामोश है, चाइना क्यों खामोश है। देखिए अगर चाइना खामोश होता तो ईरान चाइनीज करेंसी की बात नहीं कर रहा होता। ये सारी डिप्लोमेसी होती है जो पस मंजर में चल रही होती है। रशिया, चाइना, हर मुल्क अपना वो रोल प्ले कर रहा है जंग को रुकवाने के लिए या अपने आप को महफूज करने के लिए। उसमें चाहे को किसी को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करे, मॉरली सपोर्ट करे, डिफेंस वाइज सपोर्ट करे, सो सपोर्ट ईरान हैज गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आपको सिर्फ ईरानी मिसाइल जाते हुए ट्रेजेक्टरी में दिखाई दे रहे हैं, पर उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त लॉबी है जो ईरान के पीछे है, जिसमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल है और दूसरे ममालिक भी शामिल है। अच्छा। और जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे हैं उसामा, देखें इससे पहले हिस्टोरिकली बहुत धमकियां दी थी ईरान ने कि वो बंद करेगा, लेकिन कभी की नहीं। ये पहली दफा था कि बंद कर दी थी, और उसका जो सबसे बड़ा टारगेट था वो कतर ही होता, क्योंकि कतर का तो ये LNG वाला सारा मामला ही ठप हो जाता अगर उसका ये रूट बंद हो जाता, और भी ममालिक हर्ट होते। और अब ये जो कतर पे रिसेंटली अटैक का की तशवीश की जा रही, अगर वो होता है तो कतर विल बी गॉन, और वो शायद डिप्लोमेटिकली भी इतना मजबूत ना रहे कि वो कोलैबोरेट कर सके बाकी ममालिक के साथ। तो ईरान को इस नहज पे आने के लिए ईरान के दुश्मनों ने खुद मजबूर किया है। और जहां तक टैक्स की बात हो रही है, देखिए ये वो एक नैरो चोक पॉइंट है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वो स्ट्रैटेजिकली ईरान के कंट्रोल में है। तो ईरान बिल्कुल जो चाहे, अगर अमेरिका को जब जब मौका मिलता है ईरान पे पाबंदियां लगा सकते हैं, और अभी प्रेशर में आके पाबंदियां उठाने को भी तैयार है, तो ईरान टैक्स क्यों नहीं लगा सकता? ईरान जो भी कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। अब आप ये देखिए सॉरी, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि भट्टी साहब से भी राब्ता हुआ है, मैं चाह रहा हूं उनको हम शामिल कर लें। भट्टी साहब, मेरा सवाल ये था कि आप चूंकि माली मामलात को बड़ा अच्छा समझते हैं, मईशत को भी, अब ये पूरी दुनिया की मईशत इससे हिलकर रह गई है, ये कहां जाकर मामला रुकेगा? कहां आप समझते हैं इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि सबको जंग से निकलना पड़ेगा? जी उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। आपके दीगर पैनलिस्ट ने इस ईरान अमेरिका इसराइल जंग के ऊपर बहुत तफसील के साथ रोशनी डाली है। ये इस खित्ते की, ये दुनिया की शायद एक वाहिद एक ऐसी जंग होगी जिसका जो मुतासरा मुल्क है और जो हमलावर है, दोनों को जो इस वक्त थ्रेट फील हो रहा है वो एक दूसरे की एनर्जी की इंस्टॉलेशन है। और बिलखसूस जो जाहिर मुल्क है उसकी जाहिरियत को, अमेरिका और इसराइल की जाहिरियत को रोकने के लिए और अमेरिका को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर करने के लिए ईरान इस वक्त अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद जिसके ऊपर सबसे बड़ा इंहिसार कर रहा है वो दुनिया की एनर्जी है, दुनिया की एनर्जी की सप्लाई चेन है। तो ये सारी जंग जितने उसके घूम फिर के आए तो उसका जो फोकस हुआ इस वक्त एनर्जी है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पहली मरतबा अमेरिका को जो जिसके अपने उसके नेटो इत्तेहादी ममालिक थे वो उनकी भी हिमायत हासिल नहीं कर सका, इसलिए कि जब 28 फरवरी को अमेरिका ने स्ट्राइक किया तो यूरोप, जहाँ पे एनर्जी की जो कमोडिटीज हैं उनकी जो प्राइसिंग है वो डेली और आवरली बेसिस पे चेंज होती है। तो 28 को अटैक हुआ तो अगले 8-10 घंटों के अंदर जो सबसे पहला इम्पैक्ट आया वो यूरोप के अंदर आया और फिर अमेरिका के अंदर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया कि एनर्जी प्राइसेस, पेट्रोल, डीजल, गैस की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। तो उन तमाम ममालिक के जो सरबराहान हैं वो डिस्टेंस कर रहे हैं, तो उनको पता है कि उनकी अवाम को किन मुश्किलात का सामना है। अब सिचुएशन ये है कि हर गुजरते दिन के साथ आप देखें कि ईरान की जिन मुख्तलिफ उनकी स्ट्रेटजिक जो उनके टारगेट्स को अटैक करने के साथ साथ जो ईरान की जहां से एनर्जी की उसकी जो सप्लाईज हैं उसको भी जब अमेरिका ने टारगेट करना शुरू किया है तो उसका बहुत अग्रेसिवली उसको रिस्पॉन्ड किया है अमेरिका ने। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्लिम वर्ल्ड में स्पेशली बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। शायद आने वाले दिनों में कुछ गैर मामूली बड़े फैसले भी हों। मसला ये है कि जब ईरान की तरफ से कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG का एक्सपोर्टर है, जो सबसे बड़ा LNG प्रोड्यूसिंग का उसका प्लांट है रास लेफान के अंदर, जिसकी सालाना कैपेसिटी 77 मिलियन टन है, उसके अंदर उसने अपनी कैपेसिटी को इनहेंस किया है और आइंदा साल ये कैपेसिटी 110 से 120 मिलियन टन होनी थी और 2030 में 142 मिलियन टन सालाना होनी है। कतर की पैदा होने वाली LNG से पूरा आपका यूरोप और एशिया के जो ममालिक हैं, चीन, जापान, बड़ी मौशियतें हैं, पाकिस्तान की बात कर लें, आप इंडिया की बात करें, यूरोप की बात कर लें, तो बहुत ज्यादा उनका तकरीबन 80% इन्हिसार कतर की LNG के ऊपर है। तो जब ये प्लांट पहले बंद हुआ तो पूरी दुनिया की गैस की मार्केट हिल गई। पाकिस्तान में भी परेशानी की सूरत थी, लेकिन लोग ये मुंतज़िर थे कि शायद जब ये जंग रुकेगी तो उससे 1 से 1.5 महीने बाद कतर अपने प्लांट को दोबारा टेक्निकली ग्रेजुअली रिवाइव कर लेगा। लेकिन जो गुज़श्ता रात ईरान ने स्ट्राइक की है उसका ये जो रास लेफान इंडस्ट्रियल एरिया है
वो उस मिसाइलों का निशाना बना है। और इतलात ये है कि ये जो फैसिलिटी थी बुरी तरह से हिट हुई है और आइंदा चंद महीने दुनिया भर की जो गैस की मार्केट है वो बहुत क्रिटिकली वो डिस्टर्ब रहेगी और उसके असरात पाकिस्तान में भी ठीक अब से 4 रोज बाद आना शुरू होंगे, जब पाकिस्तान में जो रवा महीने में 2 LNG की कार्गो कतर से हमने जो अपने G2G बेसिस पे जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, मजमूई तौर पर एक माह में 8 कार्गो आते हैं, लेकिन 2 आ चुके थे, बाकी 4 जो 6 हैं वो अपना हुर्मस बंद होने के बायस नहीं आ सके। तो उन 2 को हमने थोड़ी मिकदार में रिगैसिफाई करके काम चलाया हुआ, जो अगले 4 से 5 दिन में उनकी गैस खत्म हो जाएगी और अप्रैल में इस प्रेशर को हमें भी फेस करना पड़ेगा। तो अब जो ईरान की स्ट्रेटजी है वो उन पॉइंट्स को हिट कर रहा है, जैसे उसने सऊदी अरब में भी उसके साथ कुवैत हो, उसके साथ यूएई हो, इवन यूएई का कतर के बाद इसकी खित्ते में दूसरा जो एलएनजी का बड़ा प्लांट है वो यूएई के पास था। अच्छा। एलएनजी एक्सपोर्ट करने का, वो भी अब बंद हो चुका है इन्हीं हमलों के थ्रेट के नतीजे में। तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, पूरी दुनिया की मौशत हिल चुकी है और अफरात-ए-ज़र बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, एनर्जी प्राइसेस शूट कर रही हैं। और आपको इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जिस मीटिंग को चेयर किया, जिसके अंदर सारा फोकस, प्राइम फोकस एनर्जी सप्लाई पे था, पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई के ऊपर, जहाँ पे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे और कौमी सलामती कमिश्नर सईद आसिम मलिक साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो इस सारी सूरत हाल को जायजा लिया गया और एक परेशानी की सूरत हाल है। गवर्नमेंट अपनी बेस्ट कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को इन असरात से कैसे बचाना है, लेकिन दुनिया ईरान के इन स्ट्राइक के नतीजे में बुरी तरह से मुतासर हुई है। और मसला ये है कि जब तक ये मामला कहीं सेटल नहीं होता, अदरवाइज ये सिचुएशन अगर यूं ही चलती है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। मुझे ब्रेक चुके लेनी है सर, उसके बाद इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था सीईओ का, कतर के एलएनजी प्लांट के सीईओ का बयान आया है कि 5 साल के लिए कम से कम 17% कैपेसिटी खत्म हो गई है अगले 5 साल के लिए। यानी आप देखिए कि एक धमाके से 5 साल ये सारा गैस का मामला पीछे चला गया, 17%। तो जंग जितना अरसा जारी रहेगी, जितनी फैलेगी, उतना पूरी दुनिया का इसमें नुकसान होगा। इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये जंग लम्हा ब लम्हा अपनी हालत बदलती चली जा रही है, कभी जंग फैलती है, कहीं से बयान आते हैं कि इसको रोकना होगा। बतूल जो आप बात कर रही थी वो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं 2 बयान आपका सामने रखना चाह रहा हूँ। अमेरिका के वजीर जंग हैं जो बड़े हार्डलाइनर समझे जाते हैं, और उन्होंने तो मीडिया को भी बुरा भला कह दिया कि जी आप सही तरह रिपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी, आज मजीद बड़े हमले करेंगे। जबकि दूसरी तरफ कतर के वजीर आजम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी बस बहुत हो गया है और सबको पता है कि इस जंग का फायदा कौन उठा रहा है, इस जंग को हर सूरत अभी फौरी तौर पर रुकना होगा। और सबसे ज्यादा दबाव ऐसे लगता है कि अगर किसी मुल्क का आ रहा है अमेरिका पर, अगर कोई दबाव अमेरिका ले रहा है या ट्रंप ले रहे हैं, तो वो कतर का है। जी उसामा, देखिए जो आप डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे थे, तो इसमें इस बात का अंदाजा कैसे लगाएं कि कौन लूज कर रहा है इस जंग में। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मिसाइल है, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 2 लाख रुपए का है और जो दूसरी तरफ उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल हो रही है वो 10 लाख रुपए की है या 20 लाख रुपए की है, तो इसमें किसका डिफेंस बजट ज्यादा जा रहा है? तो ये तो ट्रिलियंस और मिलियंस के मामला आते हैं जिसमें यूएस इज एट द वॉर, और इसमें 20 से 25 हजार डॉलर का अगर इनका बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान का, तो आप देखें कि उनका ट्रिलियंस के सिस्टम है जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो मौशी तौर पे अमेरिका ये जंग बिल्कुल हार है और इंटरसेप्टर्स भी कम पड़ रहे हैं यूएस के पास। इसकी रिपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा आ रही थी और ये भी रिसेंटली रिपोर्ट हुआ था कि जो यूएस की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था कि ईरान में रेजिम चेंज करवाना मुमकिन ही नहीं है। आप ऐसे और ऑपरेशंस करने, लेकिन रेजिम चेंज करवाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान की हायरार्की ऐसी है कि उनका आप कितना भी बड़ा रहनुमा मार दें, कत्ल कर दें, अगर उसका कोई लोएस्ट लेवल से भी शुरू करेगा तो वो इतना क्लियर होगा अपने जहन में, उसको पता है कि उसका दुश्मन कौन है, डिप्लोमेसी किससे करनी है, तो वहां पे किसी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने ईरान की लीडरशिप मार दी है तो अब ईरानियंस कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बात हुई तो क्लियर है कि यूएस इज एट द एंड, एट द लॉस ड्यूरिंग दिस वॉर। और जो आप कतर की बात कर रहे थे, देखिए जब ये सोहेल इकबाल भट्टी भी जिक्र कर रहे थे, रास नोरा एक एनर्जी फैसिलिटी थी सऊदी अरब के अंदर, जब पहले 24 घंटे में अटैक किया था ईरान ने उसके ऊपर, तो सऊदी अरब की 40% ऑयल उसके ऊपर डिपेंड करता था और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है सऊदी अरब। और जो एलएनजी की एनर्जी फैसिलिटीज है वो वर्ल्ड की 80% बनती है। तो इसमें ना सिर्फ कतर कोलैप्स करेगा इकोनॉमिकली, क्योंकि वो प्राइमरी अपनी एलएनजी पे डिपेंड करता है, बल्कि दूसरे ममालिक भी इससे इफेक्ट होंगे। इसलिए कतर ये अब ये स्टैंड ले रहा है कि इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि
उनके मुल्क में जो उनकी वाहिद एक्सपोर्ट है जिससे उनका पूरा मुल्क प्राइमरीली चलता है, और रिसेंटली आपको पता है कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप्स ऑर्गेनाइज होते रहे, तो दे आर लूजिंग देयर इंप्रेशन, दुबई इज लूजिंग देयर इंप्रेशन। और अब उनको सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये हो गया है जी उन मुस्लिम ममालिक को जो अमेरिका के साथ इत्तेहादी समझते थे अपने आप को, कि जब भी ऐसा वक्त आएगा अमेरिकन पहले अपने आप को सेव करेंगे, तो वो हम पे पाँव रख के अपने आप को बचा रहे थे, वो हमारे लिए किसी पे अटैक नहीं करेंगे। तो उनको ये रियलाइज हुआ, और दूसरा उनको ये रियलाइज हो गया है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है अमेरिका और इसराइल की, तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाया जाए। लेकिन पाकिस्तान भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। हम यही कर सकते हैं कि हम डिप्लोमेटिकली कन्विंस करें ईरान को कि एटलीस्ट जो हमारी ऑयल की फैसिलिटी है, जो हमें जरूरत है, वो चलती रहे। आप रशिया के साथ बेहतर डील्स कर सकते हैं, ईरान के साथ बेहतर डील्स कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होने का असर पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का मोस्टली ऑयल वहां से आता है। ठीक जी। अच्छा, वहीद हुसैन साहब, सऊदी अरब हो, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये बार बार कह रहे हैं जी हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने बयान दिया कि अब हमें अटैक करना पड़ेगा। इसी तरह अभी कतर की जो स्टेटमेंट आई है वो तो ऐसे लग रहा है कि ढके छुपे अल्फाज में वो इसराइल को मुद्दे इल्जाम ज्यादा ठहरा रहे हैं कि उसकी वजह से खत्ते में जंग हुई, हमें मिलकर इसको निकलना है। अब वजीर खारजा ईरान के इराक़ची कहते हैं कि हम इससे कहीं बड़ा हमला कर सकते थे इसराइल पर, क्योंकि उनकी मुख्तलिफ तंसीबात को निशाना बनाया, वहां लाइट भी चली गई इसराइल में, ऐसा बड़ा कम होता है। इसराइल कह रहा है जी ये क्लस्टर बम भेज रहे हैं, 20 से 80 उसके टुकड़े हो जाते हैं जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो इराक़ची कह रहे हैं कि हमने अभी फुल पावर नहीं दिखाई, हम डी एस्केलेशन चाह रहे हैं। यानी डी एस्केलेशन उधर भी है, ट्रंप भी पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन मसला सारा इसराइल के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है। जी उसामा, एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, ईरान जो है वो एक रिस्पेक्टेबल डी एस्केलेशन चाहता है, लेकिन साथ वो ये भी चाहता है कि जितना डैमेज उसको किया है इजराइल ने, अमेरिकन ने, वो उसका कोई काउंटर तो करे ना। उस रीजन के अंदर जो बेसिस हैं अमेरिकन के, उनको उन्होंने जिस हद तक वो कर सकते थे, मुख्तलिफ जो जीसीसी कंट्रीज के ममालिक के अंदर उनके बेसिस हैं, इंक्लूडिंग इराक के अंदर भी आपको पता है कि पिछले 48 घंटे में 2 मरतबा उन्होंने उनकी एम्बेसी के ऊपर भी अटैक किया है, तो वो कर रहे हैं। और आई थिंक कि इसराइल जो है या इवन अमेरिकन को इतना यानी अंदाजा नहीं था कि इसको ईरान जो है इतने सख्त तरीके से जवाब देगा। स्पेशली इसराइल के अंदर तो आपको पता है मुसलमान जो है उसका ईमान है, वो उसी तरह घूम रहे हैं लोग ईरान के अंदर भी, बाकी मुल्कों के अंदर भी, वो तो नहीं टनल्स में जाते। और ये जो इजरायली हैं आपको पता है, ये तो थोड़ी सी सायरन बजता है तो एकदम टनल्स में भागना शुरू कर देते हैं। अब तो उन्होंने अपनी हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया कि आपके पास जो ये इंटरसेप्ट करने की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी थी, वो लगता ये है कि ये कम हो रही है या बिल्कुल है ही नहीं, जो कि अब लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बहुत पाकिस्तान से रिलेटेड जो है ना इस सारी वॉर के अंदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, आई थिंक वी शुड आल्सो टेल टू आवर व्यूअर्स के व्हाई पाकिस्तानी मीडिया इज इंटरेस्टेड, हम क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं इसके ऊपर दिन रात, सोशल मीडिया के ऊपर क्यों कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, देखें पाकिस्तान के टोटल जितने भी एक्सपैट्रिएट्स हैं दुनिया में, उसके 50% वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के 4 से 5 मुल्कों के अंदर हैं। और अगर आप देखें तो उसकी जो तादाद है वो 55 से 60 लाख आपके पाकिस्तान के वर्कर्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इन ममालिक के अंदर है। अब इसका कितना ज़र मुबादला हम सालाना कमा रहे हैं, 21 अरब डॉलर जो हैं वो सालाना हम इन ममालिक से हमारे वर्कर्स, हमारे पाकिस्तानी मेहनत करके पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, इट इज इक्वल टू 6000 अरब रुपए बनते हैं, ऑलमोस्ट 6000 अरब रुपए। तो आप ये देख लें, फिर पाकिस्तान जो है वो 2 से 3 ममालिक, सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया है जहां से अपना हमारा जो 80% जो एनर्जी है जिसमें तेल और LNG जो है वो आपके इन ममालिक से आती है। पाकिस्तान की फैक्ट्रियां हैं, पाकिस्तान के कमर्शियल सेंटर्स हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, वो यहाँ से जो आपको एनर्जी मिलती है 20% हम अपने मुल्क के अंदर इसको पैदा करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न अदर देन पूरी दुनिया। ये जाहिर है कि उसकी मईशत इस वक्त साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हों, यूरोप हो, बाकी दुनिया के ममालिक हों, वो तो इफेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की, यानी 60 लाख 60 लाख फैमिली, आप समझ लेना 55 से 60 लाख फैमिली, वो जो है उनका यानी आपका गुजर बसर जो है
वो उन ममालिक में काम करने से है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो ज्यादा फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इस जंग से। बिल्कुल सही। अब सूरत हाल ये है कि अब दोनों जो है ना, बजाहिर लगता ये है कि ट्रम्प साहब भी जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, ईरान भी ये चाहता है। ये इन ममालिक की जीसीसी कंट्रीज पे हमला करने का, वो कोई मुसलमानों को मारना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि ये ममालिक अमेरिका पे प्रेशर डालें। यानी सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई। अब आप मुझे ये बताएं, इनके यानी आप सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का इनको पिछले 2 हफ्तों में इन जीसीसी कंट्रीज को जो ट्रांजिट के जरिए इनको, और बाकी बिजनेस सेंटर्स इनके सारे बंद हो चुके हैं। यूएई तो इन ममालिक को तो लोग कहते थे जी बड़े सेफ कंट्री हैं, दे आर वेरी सिक्योर। आप दुनिया की सारी वहां पे इन्वेस्टमेंट थी दुनिया की, तो अब ये कुछ वहां पे हो चुका है। ईरान ने, लेकिन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के जरिए ईरान ने जो है वो बड़ा टैक्टफुली ये सारा कुछ किया, और उन्होंने इसलिए किया कि अमेरिका के ऊपर ये ममालिक प्रेशर डालें। और आज भी जो तुर्की के वजीर खारजा अभी कुछ देर पहले और कतर के वजीर खारजा ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने वो सुनी होगी, मैंने पूरी उसको देखा है, उसको सुना है। उसका पर्पज ये है कि अमेरिका को, यानी ट्वीट जो किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो किसके कहने पे किया हो? जाहिर है कतर के कहने पे किया होगा कि भाई आपकी वजह से हम मर रहे हैं यहाँ पे, आप जो है वो बात समझ ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक ये डिप्लोमेटिक बिहाइंड द डोर बहुत ज्यादा एक एफर्ट्स की जा रही हैं। एंड और मुझे लगता ये है कि अगले चंद रोज के अंदर अमेरिकन जो है, इजराइल नहीं चाहता, इजराइल चाहता है कि जितनी ज्यादा डैमेज कर सके उसको ईरान को वो किया जाए, लेकिन अमेरिकन जो है वो इससे निकलना चाहते हैं। एंड वी होप कि ये सैनिटी प्रिवेल करे और पाकिस्तान ने बिहाइंड द डोर जो है वो अपना एक रोल अदा कर रहा है सवाल। ठीक, अच्छा बतूल, अभी जो हम देख रहे हैं ऐसे लगता है कि जब तक इकोनॉमिक प्रेशर नहीं आएगा, दोस्तों का तो नजर आ रहा है, इत्तेहादियों का नजर आ रहा है, अमेरिका को वो कह रहे हैं, जिसकी बात वहीद साहब ने की, 3000 अरब डॉलर कमोबेश वो इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी, और ये कोई एमओयूज नहीं थे, बाकायदा उधर इन्वेस्टमेंट अमेरिका में। अब सोचा जा रहा है कि ये ममालिक करें या ना करें, क्योंकि मुस्तकबिल में उनको नजर आ रहा है कि हमने अगर डिफेंस पैक्ट कोई करना है तो ईरान को भी किस तरह शामिल करना पड़ेगा। ये तमाम जितने भी बड़े इदारे हैं, रॉयटर्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, जितने इंटरनेशनल इदारे हैं बड़े मंजे हुए, उन सब का मैं अगर मफहूम अर्ज करूं, जो अंदर बातें हो रही हैं उसमें ये नजर आता है। फिर ट्रंप के बारे में यह है कि वो बहुत तेजी से हिमायत खो रहे हैं अमेरिका के अंदर, और अभी मिड टर्म इलेक्शंस में साफ नजर आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका में तो सारा कुछ इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, वहां भी तेल और गैस की कीमतें तो वहां भी बढ़ी हैं, अगरचे बराह रास्त मुतासर नहीं हो रहे। तो अब कहां आपको लगता है कि जी इस हद तक चला जाएगा? एक इस्तीफा भी आ चुका है, ये प्रेशर ट्रंप जिस तरह से बढ़ रहा है, असल वो अपनी इकोनॉमी का जो प्रेशर लेंगे तभी वो पीछे हटेंगे क्या? ओसामा, देखिए, जो इनकी इंटेलिजेंस चीफ थे काउंटर टेररिज्म की, उनका रेजिग्नेशन आया। फिर फ्रांस की अथॉरिटीज ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट वेज इन दिस वॉर। ईरानियों की अभी फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी चीफ को शहीद किया है, उनसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली ब्रिलियंट तो ईरान में कोई था ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद इनकी नई क़यादत का बयान आया कि अब जो लोग मुज़ाकरात करते थे उनको तो आपने मार दिया, अब हम जंग लड़ेंगे। तो ये इतना रूथलेसली किया गया है। और मैं एक बात बार बार दोहराती हूँ कि ये तो गजा बना रहे हैं, गजा बनाना चाहते हैं ईरान को, ये तो जेनोसाइड करना चाहते हैं। और बिल्कुल जो इंक्लूसिव प्रेशर है अमेरिका के अंदर, वो ट्रंप को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपको याद है ट्रंप वो सदर बनना चाहते थे कि मैं तो जंगी रुकवाने वाला सदर हूँ। और ओबामा's वॉर किताब है जो लिखी गई इस सारे दौरानिये के ऊपर है कि ओबामा को कैसे ट्रेन किया गया, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइजेशन अमेरिका में उस वक्त भी बड़ी थी कि जंगों से बाहर निकलना चाहिए, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो। यूएस पुल आउट अफगानिस्तान के अंदर भी कितना एम्बैरेसिंग था अमेरिकन के लिए। तो ट्रंप ने पहले ये नैरेटिव बनाया कि वो जंगी रुकवाने वाले सदर हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक ही साल के अंदर, मैं एक डाटा देख रही थी उसामा, एक ही साल के अंदर उन्होंने 10 से ज्यादा ममालिक में ईरान के अलावा छोटी बड़ी कार्रवाइयां की है, जिसमें ईरान से पहले रिसेंट वेनेजुएला, आप अफ्रीकन ममालिक में देखिए, बहुत सारी चीजें तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक मीडिया रिपोर्ट भी नहीं करता। तो ये इतना एग्रेसिव कैसे हो गए ट्रंप? इसलिए कि वो एक वॉलेटाइल शख्स हैं, जो उनके करीबी लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम भी उनके वो किस वक्त क्या डिसीजन ले लेंगे, वो उन पर यकीन नहीं कर सकते। तो अब जो वोटर है ट्रंप का, उसको देखना होगा कि बेशक ईरान अमेरिका से इतने दूर है कि वो क्लेम करता है कि बराह रास्त हमला नहीं कर सकते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये भी नहीं कह सकते कि अमेरिका कोई बड़ा दोस्त मुल्क नहीं चाहेगा या कर नहीं सकता अमेरिका पे अटैक। और जो इसका कंक्लूजन हम इस वॉर का देख रहे हैं,
वो सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर के हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। और उसमें अगर गिव अप कर दें जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो कहें दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एयर बेसिस, वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड बाय यू व्हेन यू अटैक अ मुस्लिम कंट्री, ये हमारी रिवायात के खिलाफ है, हमारे रिलीजन के खिलाफ है। आई होप इतना अपफ्रंट मुस्लिम ममालिक अगर गजा के केस में हो जाते उसामा, तो ईरान की तो ये बारी ना आती। और ईरान जो कर रहा है वो ईरान के अलावा ईरान के लिए कौन कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जो इस वक्त जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है ईरान का, वो इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक ऐसा मुल्क जो 20 साल लगा देता है बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में, लेकिन वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जब इंटेलिजेंस गई थी तो कभी भी ठप हो जाएगा मामला। तो और वो एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एक दिन में 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है। तो आप किस मुल्क से लड़े हैं जिन्होंने सीखा ही मरना है। तो इस इमोशनल एंगल को हटाते हुए अभी आप इनका जो जंगी जुनून है ईरान का, उसको एड्रेस करें कि वो सिर्फ मॉरली और जुनूनी तौर पे ही लड़े, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, वो तैयार थे। उनकी अथॉरिटीज ने कहा कि जो 12 दिन में हमें पिछले साल ये अंदाजा हो गया था कि अब अगर हम लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। और देखिए, आप ये मान सकते हैं कि एक मुसलमान मुल्क किसी के पानी के रिजर्वायर पे अटैक करेगा। ईरान ने इजराइल के पानी के रिजर्वायर पे अटैक किया और फिर अमेरिका ने बहाना बनाया कि हमने तो पानी पे इसलिए अटैक किया है क्योंकि ये शुरू ईरान ने किया। लेकिन क्या अमेरिका भूल गया था कि कैसे इजराइल गजा का पानी बंद करता था, गजा के बच्चों के वो पानी ना पी सके, पानी के रिजर्वायर्स पे अटैक करना। एंड यस, इट इज अ वॉर ऑन एनर्जी, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट कि जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है उसामा, हिस्टोरिकली आप जाके देख लें। मैं किसी और ओपिनियन मेकर से भी बात करे तो उन्होंने भी कहा कि बतूल हम भी कभी कभी समझते थे सब कहानियां ही है, मतलब क्या ग्रेटर इसराइल कैसे, तो बहुत इट्स टू मच टू एब्जॉर्ब, बट दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, ये हो रहा है ग्रेटर इसराइल में। आप देखिए कौन सा जॉर्डन उसमें शामिल नहीं कर रहे, सऊदी अरब का हिस्सा, इराक, ईरान, सीरिया, कौन सा हिस्सा उसमें शामिल नहीं करना चाह रहे। और ये पूरा इसराइल का प्लान है कि इसको वाइप आउट किया जाए। और ईरान इस वक्त एक सिक्योरिटी वॉल है मुसलमान ममालिक और इजराइल के दरमियान, और फिर पाकिस्तान भी एक वॉल है। तो ये शुक्र अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट पाकिस्तान और ईरान का इतना गठजोड़ है कि हम एक बड़े थ्रेट से बचे हुए हैं। और इसमें सिर्फ एक नुकता उसामा, कि प्लीज इसके मौशी एंगल को ही ज्यादा अहमियत मत दें कि सिर्फ ऑयल के रिजर्वायर्स पे अटैक करना है और ये पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी की जंग है। नो, Israelis are very conservative, they're orthodox, they're hardcore, they follow their religion, and it is in their religion to wipe out Muslims, and we need to understand this as a Muslim. ठीक, अच्छा, लास्ट में क्लोजिंग से पहले वहीद साहब, आपने जो बात की थी कि जो मकसाद थे उसमें से कोई भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आना, ना रजीम चेंज, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ना ही उनकी मिसाइल ईरान की टेक्नोलॉजी उसको खत्म करना। बार बार ट्रंप अपना नुक्ता नजर बदलते रहे कि नहीं हम इसलिए गए। अब तो समझ नहीं आ रही, लेकिन ये अंदाजे तो गलत साबित है। खुद अमेरिका की तरफ से ट्रंप कह चुके हैं हमें तो शौक लगा, हमारा नहीं ख्याल था कि ईरान इतनी जंग को फैला देगा, ये सब कुछ होगा। अब हाइफा में जो सबसे बड़ी इनकी फैसिलिटी है इसराइल की, उसको तबाह किया गया है और 50 से 60% जहां से फ्यूल जाता है। और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा अब तक का हमला करार दिया जा रहा है। कुछ देर पहले ये खबर आई थी। तो ईरान ये कह रहा है कि अब हम तब पीछे हटेंगे जब हमें कोई गारंटी, जिसका आपने भी जिक्र किया, मिलेगी कि आइंदा इस तरह से नहीं होगा। तो ना तो मकासद हासिल हो सके इसराइल और अमेरिका को, ना ही अब ईरान उस तरह से पीछे हटने को तैयार है बगैर गारंटी के। यानी ये एक तरफ तो ये था कि अच्छा मिसाइल प्रोग्राम पीछे करते हैं और हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे करते हैं, रजीम चेंज तो किसी भी सूरत नहीं हो सकता नजर आ रहा था, बाकी भी चीजें। अब तो वो कह रहे हैं हमें गारंटी चाहिए। तो ये जो दीगर ममालिक हैं ये गारंटी प्रोवाइड करेंगे, अमेरिका इसराइल करेगा, या आपको लगता है वैसी बात की जा रही है, इसके बगैर भी जंग रुक सकती है? देखें, ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है उसमें इस किस्म की जो जिंगुइज्म है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अभी जिक्र किया जा रहा था जो अमेरिकन वॉर सेक्रेटरी हैं, अब उनकी आप अगर देखें लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें आप सुने, तो वो तो लोग पहले रोज ही कह चुके थे कि जी ईरान का सारा कुछ हमने खत्म कर दिया है। बट ईरान तो अभी तक खड़ा है, ईरान तो फाइट कर रहा है। तो इसी तरह जाहिर है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इराकी साहब, उनकी वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पब्लिक के लिए होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पॉलिसी के लिए होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इफेक्ट्स के लिए होती हैं।
तो आई थिंक ये जो भी स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ रही है या यहाँ से जो जा रही है, ये वो जाहिर है कि दोनों तरफ से वो ये स्टेटमेंट अपनी पब्लिक की कंजम्पशन के लिए भी हैं और एक दूसरे के मुल्कों के लिए भी हैं। जब भी देखें, अभी अमेरिकन ने, डू यू थिंक कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपनी कौम से खिताब करते हैं और उसमें ये अनाउंस कर देते हैं जी के जो अहदाफ थे वो हमने कर लिए हैं, हमने उनके देखें सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने तबाह कर दिया है, हमने इतने हजार, जैसे वो कहते हैं जी 7,000 से ज्यादा साइट्स को हमने डैमेज कर दी है। तो अब हम चाहते हैं कि वी शुड गिव चूंकि रीजन का बड़ा प्रेशर है, दुनिया के अंदर जो है मामलात इस तरह से हो रहे हैं, तो हमने अपने अहदाफ अचीव कर लिए हैं, अब हम डिप्लोमेसी को चांस ये देते हैं, तो जाहिर है ईरान उससे इनकार थोड़ा ही करेगा। तो आई थिंक ये जो बात है जी कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जो है यहाँ से कोई टैक्स लगा देंगे एक एक जहाज गुजरने का, या हम गारंटी दें ये रीजनल कंट्रीज, ईरान ये भी कह रहे हैं जी कि यहाँ पे कोई भी इनका बेस नहीं होगा अमेरिकन का। आई थिंक ये वो बार्गेनिंग कुछ आपकी चिप्स होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप निगोशिएशन करते हैं और उससे फिर आप अपना जो भी आपका एक एजेंडा होता है उस पर लाने की कोशिश करते हैं अपने ओपोनेंट को। सो आई थिंक ईरान भी चाहता है कि अब ये मामला जो है ये खत्म, ये क्यों कर रहे हैं गैस इंस्टॉलेशन के ऊपर, ऑयल रिजर्व्स के ऊपर हमले अपने ही मुसलमान मुल्कों पे, ताकि ये मुल्क, जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिका पे प्रेशर डालें, और अमेरिका पे यूरोप का भी प्रेशर है, अमेरिका पे मिडिल ईस्ट के जीसीसी कंट्रीज का भी प्रेशर है, अमेरिका को जो है वो बाकी यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं वो भी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप इसको लपेटने की कोशिश करें, मजीद इसको मत फैलाएं। यही वजह है कि अभी तक, कल भी रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने, उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर गोइंग टू अटैक ईरान, उन्होंने कहा कि वी रिजर्व द राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ एंड वी हैव द कैपेबिलिटी। इससे ज्यादा देखें अभी किसी भी जीसीसी कंट्री, किसी भी मुल्क ने, मुसलमान मुल्क ने ईरान के ऊपर अभी तक कोई हमला नहीं किया। तो आई थिंक उसकी वजह यह है कि उनको रिस्ट्रेन किया गया है और ताकि ये मामला जो है ये किसी न किसी तरह से ये खत्म हो। मुझे उम्मीद है ये कि अमेरिकन जो है उनके अंदर ये रियलाइजेशन है, इट इज ऑल अबाउट कि किस वक्त ये अब करना है, इट्स अबाउट द टाइमिंग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बदी हुसैन साहब, सलीम इकबाल भट्टी साहब और बतूल राजपूत साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब किस तरह से इस जंग से निकलना है ये असल में एक सोच है, और क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से बढ़ रहा है, जिस तरह मैंने बताया इसराइल में ऐसी तबाही पहले नहीं देखी गई जिस तरह की अब हो रही है, और ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे नुकसान बढ़ेगा वैसे ये सोच बढ़ेगी कि इससे जंग से निकलना है, और अगर ईरान जिस तरह भी खड़ा है खड़ा रह जाता है तो उसकी यही बहुत बड़ी फतह है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।